ऑल राइट, सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल भाई आप सब लोगों के। आई होप कि आप सब बढ़िया हो, बढ़िया तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, अपने कामों में अच्छे से लगे हुए बेटा। तो अगर आपने लास्ट क्लास को रिवाइज किया है, लास्ट क्लास को अगर आपने अच्छे से लगा रखा है, तो आपका मोर देन वेलकम है आज की क्लास में। क्वेश्चंस को साथ ही साथ करते रहो। आपके पास जो भी साइड बुक हैं, आपके पास जो भी साइड बुक्स हैं या फिर जो भी किसी कोचिंग के मॉड्यूल्स वगैरह स्टडी मटेरियल्स हैं, तो जो जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करते रहो, उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करते रहो। बाकी हम लोग भी क्वेश्चन करेंगे क्लास में, इसके लिए एकदम निश्चिंत रहो, एकदम फ्री रहो अपने दिमाग से कि क्लास में क्वेश्चन होंगे। और एक दिन होंगे, अच्छे खासे क्वेश्चन होंगे, है ना, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक बात है। तो बेटा हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये बातें पढ़ ली थी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये बातें पढ़ ली थी कि रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का लिमिटेशन क्या रहा। ठीक है बेटा, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि उनकी लिमिटेशन क्या थी, उनके ड्रॉबैक्स क्या थे, उनमें एडवांटेज क्या था। सबसे अच्छी बात उन्होंने क्या बताया, तो सबसे अच्छी बात तो ये था कि उन्होंने रेडियो एक्टिविटी को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। रदरफोर्ड भाई ने रेडियो एक्टिविटी को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, और उससे भी इंपॉर्टेंट बात क्या था कि उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया, और उन्होंने ये बताया कि जो एटम का वेट है कहीं ना कहीं वो न्यूक्लियस की वजह से आ रहा है। तीसरी बात उन्होंने ये बताया कि थॉमसन भाई गलत कैसे थे, थॉमसन भाई गलत कैसे थे। ठीक है, तो ये सारी बातों को हम लोगों ने अच्छे से बढ़िया तरीके से पढ़ लिया है। अब आते हैं आगे, आगे की बात समझो। पहले इन सब बातों को करने से पहले आगे की बात ये समझ लो कि सर ये सारी बातें तो ठीक है, अब मतलब कि रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल दिया, अब हमें पता है कि कोई बंदा आएगा, अब क्योंकि रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ कमियां तो आ गई हैं, अब रदरफोर्ड के मॉडल में क्योंकि कुछ कमियां आ गई तो एक नया बंदा आएगा, अपना नया लॉ देगा। ये सारी बातें ठीक है, बट उससे पहले अब हम लोग आज थोड़ा सा बेसिक और अच्छे कॉन्सेप्ट करेंगे। आज हम लोग थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, एक लेवल और नीचे पैर रखेंगे, फिर एकदम से ऊपर आएंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे। मतलब पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर एक सीक्वेंस में चलेगा। साइन का ग्राफ देखा है ना आपने, ऐसे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन, पूरा बेटा यही चलता रहेगा। और एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आपका केमिस्ट्री वाला पार्ट है बहुत आसान है यार। फिजिक्स में आप चले जाते हो तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है कि बाप रे बाप, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। हालांकि वहाँ पे भी डिफिकल्ट होते नहीं हैं, कैलकुलेशन अधिक होता है। तो हाँ, कैलकुलेशन के लिए बस आप तैयार रहो, आपको जोड़ घटाना गुणा भाग करने आना चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पार्ट में एकदम हलवा की तरह निकालूंगा यहां से, एनमस्ती आप सॉल्व करना है, इसके बाद सीधे सारे क्वेश्चन होंगे। आप सीधे पीवाईक्यू लेकर बैठना, सारे क्वेश्चन होंगे आपके पास। आकाश, एलन या फिर कोई भी अच्छी कोचिंग सेंटर का मॉड्यूल होगा, आप उसको तुरंत सॉल्व करना शुरू करना, तुरंत आप उसको सॉल्व करना, सारे क्वेश्चंस होंगे। बट उसके पहले आप मुझे ध्यान से सुनते रहो। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि वहां के मॉड्यूल में या फिर वहां जो पढ़ाया जा रहा हो या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे जो पढ़ाया जा रहा हो वो मैं ना बताऊं आपको। कंटेंट प्रॉपर मिलेगा, भरपूर मिलेगा, यहां तक आ जाएगा, उल्टी कर दोगे बट कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। कंटेंट में विपुल पांडे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो चलो हम लोग बेटा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बेसिक बातें पढ़ेंगे। तो बेसिक में क्या बेसिक पढ़ोगे सर, कितना बेसिक पढ़ोगे? आज हम लोग पढ़ेंगे एटम क्या होता है। सबसे पहले लिखो एटम। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एटम। एटम है क्या बेसिकली, है ना। अब आगे हम लोग एटम पे। सर क्या मतलब, सर इतनी अच्छी बातें पढ़ रहे थे, अचानक से इतना नीचे क्यों आ गए? जरूरत है बेटा, क्योंकि अभी अब आपको पढ़ना होगा आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोडायफर्स, बट पढ़ना है, ठीक बात है। अब हमें यही नहीं पता कि एटम क्या है, तो इन सबको पढ़ने का क्या मतलब है? कोई बंदा आया आपसे पूछ लिया एटम का डेफिनेशन बताओ, है ना। सर हमको पता ही नहीं है एटम का डेफिनेशन क्या है, क्योंकि हम लोग 9th क्लास बर्बाद करके आए हैं। तो जो खराब करके आया उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जो बंदा अच्छे से पढ़ लिख के आया है, जिसको पता है कि मेरे को एटम वगैरह आता है, तो स्किप कर देना, ठीक है। तो आओ मैं इसको लिखता हूं। इसका डेफिनेशन क्या हुआ? दे आर दी स्मॉलेस्ट पार्टिकल which may or may not independently exist, है ना, एग्जिस्ट। तो एटम क्या होता है बेटा? एटम जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। एटम ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता।
क्या आप ये बात समझ पाए? एटम जो है वो ऐसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब आओ एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो, जैसे देखो मैंने क्या लिया, मैंने लिया हाइड्रोजन। अब आपको एक बात पता है कि हाइड्रोजन हमेशा H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन आपको सिंगल कभी नहीं देखने को मिलेगा, सिंगल H आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। हाइड्रोजन हमेशा H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आपको ये बात पता है? हाँ सर, यानी कि हाइड्रोजन हमेशा अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलेगा। इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो ऐसा होगा HH का। तो यहां से आप क्या समझे, यहां पे आप क्या समझे कि हमेशा हाइड्रोजन हमेशा किसी दूसरे हाइड्रोजन से अटैच ही मिलेगा, सिंगल H नहीं मिलने वाला। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या कि H जो है वो हमेशा एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलेगा। इसका मतलब किसी भी सिंगल H का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब किसी भी सिंगल H का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। क्या ये बात क्लियर है आपको? इसका मतलब किसी भी सिंगल H का कोई भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है भाई। क्या ये बात आपको क्लियर है? बोलो यार, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। लेकिन अब आओ ये लो हीलियम। हीलियम सर ये तो इनर्ट गैसेस हैं, ये तो नोबल गैसेस हैं सर, ये रिएक्शन ही कभी नहीं शो करते। हीलियम क्या है बेटा? हीलियम आपको हमेशा सिंगल ही मिलेगा। हीलियम आपको हमेशा सिंगल ही मिलेगा। हीलियम आपको हमेशा सिंगल मिलेगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। ओके, मतलब एटम जो है वो ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एटम जो है वो ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एग्जांपल में H2 देख लो, O2 देख लो, F2 देख लो, Cl2 देख लो, Br2 देख लो, I2 देख लो, इन सबका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन हीलियम देख लो, नियॉन देख लो, ऑर्गन देख लो, इन लोग का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। मतलब एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और एटम स्मॉलेस्ट तो है, छोटे तो हैं। समझ गए बात को? समझ गए बात को? लेकिन सर रुको, आपने स्मॉलेस्ट पार्टिकल लिखा। सर स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी हैं, मतलब वो तो एटम से भी स्मॉलेस्ट है। तो आपने जो ये बात लिखा वो तो गलत लिखा। एटम आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम ऐसे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकता है, नहीं भी हो सकता। बेटा ध्यान देना कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस तो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा एटम के अंदर ही पाए जाएंगे, यानी कि एटम पर डिपेंडेंट होंगे। प्रोटॉन हमेशा न्यूक्लियस के अंदर ही पाए जाएंगे, यानी कि न्यूक्लियस पर डिपेंडेंट होंगे। आपको फ्री कहीं नहीं मिलेंगे, बट एटम आपको सिंगल फ्री मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। तो आई होप कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आई, ये बात समझ में आई। ठीक है, तो आप जल्दी से इसको लिखो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। जल्दी इसको नोट डाउन करो। तो बेटा अब हम लोग पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, यानी कि एटम को रिप्रेजेंट कैसे करना है, एटम को रिप्रेजेंट कैसे करना है ना। एटम मतलब परमाणु, एटम मतलब परमाणु है ना, और मॉलिक्यूल मतलब अणु। देखो बेटा जो एटम होता है उसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से। एटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से। तो ये एक्स क्या हो गया? ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। ठीक, एक्स के जो नीचे होता है बेटा वहां पे जेड लिखा होता है। एक्स के नीचे क्या लिखा होता है? जेड। जेड मतलब एटॉमिक नंबर। ठीक, ऊपर जो होता है बेटा वहां पे ऊपर ए लिखा होता है। एटम को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे को जेड लिखा होता है, ऊपर को ए लिखा होता है। ए मतलब हो गया मास नंबर। ठीक बात है? हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है। अब देखो जो बेटा जेड है, यानी कि जो हमारे पास जेड है यानी कि एटॉमिक नंबर। जेड मतलब क्या हो गया? एटॉमिक नंबर। अब ये जो हमारा एटॉमिक नंबर है, ये जो बेटा हमारा एटॉमिक नंबर है, वो क्या चीज हुआ? वो क्या चीज हुआ? तो एटॉमिक नंबर जो होता है बेसिकली वो क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन।
एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। यानी कि किसी एटम का एटॉमिक नंबर अगर 5 है, इसका मतलब एटम के अंदर 5 प्रोटॉन है। किसी एटम का एटॉमिक नंबर अगर 10 है, इसका मतलब एटम के अंदर 10 प्रोटॉन है। अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर 15 है, इसका मतलब एटम के अंदर 15 प्रोटॉन है। अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर 20 है, इसका मतलब एटम के अंदर 20 प्रोटॉन है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द एटम। गॉट इट? आगे देखो, आगे देखो, इफ the atom is neutral, then number of proton is equal to the number of electron, है ना। यानी कि अगर एटम बेटा न्यूट्रल हुआ, उस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर हो जाएंगे। उस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर होंगे। ठीक, तो अगली बात देखना, हेंस फॉर न्यूट्रल एटम वी कैन से Z मतलब एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बेटा मैं ई नेगेटिव लिख देता हूं ना, नंबर ऑफ ई नेगेटिव ऑल्सो। समझ गए बात को? यानी कि न्यूट्रल एटम के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी बराबर होगा। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किसके लिए वैलिड है? न्यूट्रल एटम के लिए वैलिड है। अब सुनो बात को, अब सुनो बात को, सुनो बात को। अगर एटम न्यूट्रल हुआ, उसी केस में, सिर्फ और सिर्फ उसी केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमें एटॉमिक नंबर को पता कर सकते हैं। लेकिन अगर एटम न्यूट्रल नहीं हुआ तो, लेकिन अगर एटम न्यूट्रल नहीं हुआ तो, अगर एटम न्यूट्रल नहीं है, उस केस में एटॉमिक नंबर सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन से पता चलेगा। तो मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि 10 बात याद रखने से बेटर एक बात याद रख लो, अगर एटम न्यूट्रल नहीं है उस केस में एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होगा। लेकिन अगर एटम न्यूट्रल है, उस केस में एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। अरे बेटा कंडीशन क्यों लगाना, एक बात याद रखो ना, चाहे एटम न्यूट्रल हो चाहे एटम न्यूट्रल ना हो, लेकिन एटॉमिक नंबर हमेशा प्रोटॉन के बराबर तो होना ही होना है। एटम न्यूट्रल हो या ना हो, एटॉमिक नंबर हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा ही होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास Na पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। तो चाहे Na पॉजिटिव हो चाहे Na नेगेटिव हो, दोनों ही केस में नंबर एटॉमिक नंबर इसका क्या होगा? 11 होगा। चाहे सोडियम पॉजिटिव लो चाहे सोडियम नेगेटिव लो, इन दोनों ही केस में जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो कितना होगा? 11 ही होगा। इसका मतलब क्या? दोनों ही केस में जो हमारे पास प्रोटॉन होंगे वो 11 होंगे। समझ गए बात को? चाहे सोडियम न्यूट्रल हो, इस केस में भी जो हमारा एटॉमिक नंबर होगा वो 11 होगा। इसका मतलब इस बार भी यहाँ पे प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन यहाँ पे 11 ही होंगे। इस बार भी यहाँ पे जो प्रोटॉन होंगे वो 11 होंगे। लेकिन देखो ये Na पॉजिटिव है ना, इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन। ये Na नेगेटिव है ना, इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 11 इलेक्ट्रॉन। ये Na जीरो है, यानी कि सोडियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यानी कि इसके ऊपर कितने प्रोटॉन, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन? 11 इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन बदल गया, यहाँ पे माफ करना, यहाँ पे 12 हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन बदल गया, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्या नहीं बदला? प्रोटॉन नहीं बदला। प्रोटॉन तीनों ही केस में बराबर रहा। इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि चाहे आयन लो चाहे एटम लो, चाहे न्यूट्रल एटम लो चाहे चार्ज एटम लो, हमेशा एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर ही होगा। और यही सबसे बेस्ट तरीका है, इसी को याद रखो। 10 बात याद रखोगे कंफ्यूज होगे। क्या ये बातें क्लियर हुई? इस वजह से मैं हमेशा इस बात पे एग्री नहीं करता, इस बात के अगेंस्ट रहता हूं कि अगर कोई आपको ये बात बता देता है या फिर ये बात लिखवा देता है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं इसके हमेशा अगेंस्ट रहता हूं। बच्चे को क्लियर बताऊं कि अगर एटम न्यूट्रल है तभी ये वैलिड है, अगर एटम न्यूट्रल नहीं है उस केस में एटॉमिक नंबर इज ओनली इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन।
ठीक बात है। चलो बेटा, तो इसको हम लोग इरेज करते हैं और आप नीचे वाले बातों को लिख लो, आप नीचे वाले बातों को लिख लो। अब आ जाओ मास नंबर, मास नंबर यानी कि ए, इसको मैं 5वीं बार बता रहा हूं आज। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है हमारा, क्या होता है बताओ? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को एन से रिप्रेजेंट कर दिया। मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। समझ में आया बात? समझ में आया बात? हाँ सर। और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एटॉमिक नंबर से। तो हम लोग मास नंबर को क्या लिख सकते हैं? मास नंबर को क्या लिख सकते हैं? Z प्लस ऑफ n। ये बात भी क्लियर हुआ? ये बात भी क्लियर हुआ? तो आप इसको भी जल्दी से नोट करो, जल्दी इसको भी नोट करो बेटा। तो बेटा कैसे हैं आप लोग? मतलब ठीक हो, चलो हम लोग समझ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, तो अब आप लोगों ने समझ लिया कि एटम को रिप्रेजेंट कैसे करना है, एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, एटम का मास नंबर क्या है। इन बातों को आप समझ चुके हो, इन बातों को आप समझ चुके हो सर? बिल्कुल समझ चुके हो। मास नंबर पे हम लोग क्वेश्चन भी कर चुके हैं, तो उसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा? अब आइसोटोप्स को स्टार्ट करते हैं। अब क्या करते हैं? आइसोटोप्स को स्टार्ट करते हैं, है ना? तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? दे आर दी, लिखते रहो साथ में, दे आर दी एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। दे आर दी एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। आइसोटोप जो होते हैं बेटा, सेम एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट एटम्स होते हैं। अब आओ आगे देखो सर कैसे? ऐसे स्पीसीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर but having species having same atomic number but having different atomic mass, but having different mass number is called as isotopes। मतलब कि ऐसे स्पीसीज जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, उसको हम लोग कहते हैं आइसोटोप्स। ऐसे स्पीसीज जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, उसको क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। क्या बातें क्लियर हुई? क्या बातें क्लियर हुई? अब समझो, अगला पहला बात क्या बोला था कि दे आर दी एटम ऑफ सेम एलिमेंट, दे आर दी एटम ऑफ सेम एलिमेंट। इसको समझाता हूं, इसको समझाता हूं। मतलब कि ये मेरा कोई एक एलिमेंट हो गया, अब इसी एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट एटम होंगे। मान लो एक एटम ये हो गया, एक एटम ये हो गया, एक एटम ये हो गया, है ना? हाँ सर। इन तीनों ही एटम का Z यानी कि एटॉमिक नंबर तो सेम है, इन तीनों ही एटम का Z यानी कि एटॉमिक नंबर तो सेम है, इन तीनों ही एटम का Z सेम है, Z सेम है, लेकिन इन तीनों एटम का जो मास है वो क्या है? डिफरेंट है। इन तीनों एटम का जो मास है वो क्या है? डिफरेंट है। तो क्या होंगे? आइसोटोप्स होंगे। मान लो हमारे पास कोई एक एलिमेंट था, इस एक एलिमेंट से 3 एटम बाहर निकले, इस एक एलिमेंट से 3 एटम को हम लोगों ने बाहर निकाला विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिविटी। इस एक एलिमेंट से हम लोगों ने 3 एटम को बाहर निकाला विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिविटी। लेकिन सबसे अच्छी बात और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि ये जो 3 एटम बाहर निकले, इन तीनों का एटॉमिक नंबर तो सेम था लेकिन इन तीनों का मास नंबर था डिफरेंट। इस वजह से हम लोग इन तीनों को क्या बोलते हैं कि ये तीनों एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं, ये तीनों एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। नहीं समझे? नहीं समझे? अब क्या करते हैं बेटा कि ऐसे तो नहीं समझेंगे या फिर ऐसे कम समझेंगे, आप एक एग्जांपल से समझाओ तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। और समझते हैं। मान लो कि मैंने जो एलिमेंट ले लिया वो ले लिया हाइड्रोजन का। मान लो कि हमने जो एलिमेंट ले लिया वो किसका ले लिया? हाइड्रोजन का। अब इस हाइड्रोजन के एलिमेंट से रेडियो एक्टिविटी में मैंने 3 एटम निकाले, मैंने 3 एटम निकाले। पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा ट्रिटियम। समझ गए बात बेटा? प्रोटियम को हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं, ड्यूटेरियम को हम लोग D से रिप्रेजेंट करते हैं और ट्रिटियम को हम लोग T से रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। देखो इन तीनों में, क्योंकि ये तीनों एटम हाइड्रोजन से निकले हैं, इस वजह से इन तीनों के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन एक ही होता है। इन तीनों के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन एक ही होता है। और अगर इन तीनों के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, इसका मतलब इन तीनों का एटॉमिक नंबर भी 1 होगा, यस और नो। अगर इन तीनों एटम के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, इट मींस ऑल द 3 एटम्स हैव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 1। बोलो यार, नहीं समझे क्या? अच्छा, लेकिन जब इन सबों को तराजू पे मेजर किया गया, जब इन सबों के मास को मेजर किया गया, तो क्या मिला कि जो हमारे पास प्रोटियम है उसका मास नंबर है 1, जो ड्यूटेरियम है उसका मास नंबर है 2, और जो ट्रिटियम है उसका मास नंबर है 3। आओ खेल देखते हैं। हार्ड वाटर का नाम सुना है? हार्ड वाटर का नाम सुना है? हार्ड वाटर क्या होता है? नॉर्मल वाटर जो पी रहे हो आपके घरों में, आपके काम के लिए जो नॉर्मल वाटर आपको मिल रहा है वो क्या है? H2। हार्ड वाटर क्या है? D2। मतलब उसमें क्या होता है? उसमें हार्ड वाटर में हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, ड्यूटेरियम वाला पार्ट। समझ गए बात को? समझ गए बात को? हाँ सर बिल्कुल बात को समझ गए। तो आइसोटोप्स क्या होता है, आप इन बातों को आई होप क्रिस्टल क्लियर तरीके से सीख चुके हो यार। आइसोटोप्स क्या है समझ चुके हो? हाँ सर बिल्कुल समझ चुके हैं। अब क्योंकि इन तीनों का देखो, ये तीनों प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, तीनों का निर्माण हाइड्रोजन से ही हुआ है। इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं इसको? इस वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं? दे आर द एटम ऑफ सेम एलिमेंट। आइसोटोप्स आर द एटम ऑफ सेम एलिमेंट। क्या ये बातें क्लियर हुई? क्या ये बातें क्लियर हुई? क्या ये बातें क्लियर हुई? अब देखो सर एक बात बताओ कि ये तीनों अगर ये तीनों सेम एलिमेंट के एटम हैं, तो इनके मास में ये अलग अलग बदलाव कहां से आ गया? अगर ये तीनों सेम एलिमेंट के एटम हैं, तो इनके मास में चेंज कहां से आ गया? इनके मास में ये चेंज कहां से आ गया? इसका मास 1 है, इसका मास 2 है, इसका मास 3 है, ये कहां से हो गया? अब इसको समझते हैं। प्रोटियम जो है इसका मास नंबर कितना है? प्रोटियम जो है इसका मास नंबर कितना है? इस केस में जो मास नंबर है वो है 1। चलो तो प्रोटियम के लिए पहले निकालते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो जो प्रोटियम के लिए अगर हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे, तो हमको पता है मास नंबर, यानी कि आपको फार्मूला लिखता हूं पहले। हमको पता है कि A = Z + ऑफ n। Z क्या होता है? एटॉमिक नंबर, A क्या होता है? मास नंबर, और n क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो A पे क्या रखेंगे हम लोग? 1 रखेंगे। Z पे क्या रखेंगे हम लोग? 1 रखेंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो 1 ही है। और प्लस ऑफ n पे क्या रखेंगे? n पे क्योंकि हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट आउट करना है, तो हम लोग n के जगह पे n ही रख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि अगर हम लोग यहाँ से जब n की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। समझ में आया? इसका मतलब क्या कि प्रोटियम के पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन है, इस वजह से उसका मास नंबर 1 है। प्रोटियम के पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन है, इस वजह से इसका मास नंबर 1 है। इस वजह से इसका मास नंबर 1 है। ठीक, अब आओ बेटा, ये इस गोल गोल रानी को मैं मिटा देता हूं ना, गोल गोल गप्पू। ठीक है बात बालक, ठीक है बात। हाँ सर, अब देखो ये किसके लिए हो गया? प्रोटियम के लिए हो गया। ड्यूटेरियम की स्पेलिंग बताना तो, ड्यूटेरियम की स्पेलिंग। ठीक है, चलो देखो यही सेम सही है। और देखते हैं ड्यूटेरियम के लिए ना, ड्यूटेरियम के लिए देखते हैं। अब देखो जो ड्यूटेरियम है इसका मास नंबर कितना है? इक्वल टू 2। मास नंबर मतलब A। तो ड्यूटेरियम के लिए A की वैल्यू कितनी है? 2 के बराबर। और अगर ड्यूटेरियम के लिए A की वैल्यू 2 है, ड्यूटेरियम के लिए अगर A की वैल्यू 2 है, इसका मतलब क्या कि 2 = यहां पे एटॉमिक नंबर इस बार भी 1 है, यहां पर एटॉमिक नंबर इस बार भी 1 है। तो मैं फॉर्मूला इस बार नहीं लिख रहा हूं, मैं इस बार मास नंबर की जगह पे मास लिख रहा हूं, और एटॉमिक नंबर की जगह पे सीधा एटॉमिक नंबर लिख रहा हूं, है ना। 2 = 1 + ऑफ n हो गया ये। कोई दिक्कत? नो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब n = 1। ओके, यानी कि ड्यूटेरियम का मास नंबर 2 इसलिए हुआ क्योंकि ड्यूटेरियम के पास एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन भी है।
अच्छी बात है, अच्छी बात है। सिमिलरली ट्रीटियम के लिए करते हैं हम लोग। सिमिलरली हम लोग ट्रीटियम के लिए काम करते हैं बेटा। तो हम लोग ट्रीटियम के लिए सेम काम करेंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि जो ट्रीटियम है, ट्रीटियम का जो एटॉमिक नंबर है, ट्रीटियम का जो एटॉमिक नंबर है या ट्रीटियम का जो मास नंबर है वो तो 3 है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर इस बार भी 1 है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करना ही है, हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना ही है। इसका मतलब यहां से n की वैल्यू क्या निकल के आई, यहां से n की वैल्यू निकल के आई 2, यहां से n की वैल्यू क्या निकल के आई, यहां से n की वैल्यू निकल के आई 2। क्या ये बातें क्लियर है? क्या ये बातें क्लियर है? तो इसका मास नंबर 3 क्यों हुआ? क्योंकि ट्रीटियम के पास 2 न्यूट्रॉन है। अच्छा, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट लिखवाया था कि पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन एकलौता ऐसा आइटम है जिसके पास 0 न्यूट्रॉन है, जिसके पास 0 न्यूट्रॉन है। लेकिन सर यहाँ पे तो आइसोटोप्स की बात नहीं की गई है, क्योंकि आइसोटोप्स आर दी प्रोडक्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो समझो कि रेडियो एक्टिविटी की वजह से इनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी बदल गए हैं। प्रोटियम के पास 0 न्यूट्रॉन है, ड्यूटेरियम के पास 1 न्यूट्रॉन है और ट्रीटियम के पास 2 न्यूट्रॉन है। समझ गए बातों को? समझ गए बातों को? तो आइसोटोप्स आई होप कि आपको बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी आप इसको लिखो, फिर हम लोग आइसोबार्स पे आते हैं। जल्दी लिखो। तो चलो बेटा अब हम लोग पढ़ते हैं आइसोबार। आइसोबार क्या होता है? लिखो स्पीसीज having different atomic number, but same mass number। ऐसे स्पीसीज जिसका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट हो लेकिन मास नंबर सेम हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोबार बोलते हैं। एग्जांपल देख लो, हम लोगों ने लिया आर्गन और कैल्शियम। हम लोगों ने क्या ले लिया बेटा? आर्गन और कैल्शियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, आर्गन का मास नंबर 40, कैल्शियम का मास नंबर 40। अच्छा देखो, एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है, दोनों एटम का एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है, लेकिन दोनों ही एटम में मास नंबर सेम है। चलो मैं तुमसे पूछता हूं कि आइसोबार का एक और डेफिनेशन हो सकता है, जल्दी बताओ, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। आइसोबार का एक और डेफिनेशन हो सकता है, दूसरा वाला डेफिनेशन मुझे बहुत जल्दी से बताओ। बोलो, जल्दी बोलो, क्या होगा दोस्तों? जल्दी बोलिए दोस्तों। बताओ मैं। अब फिर आप कमेंट करके बताना कि आपने जो डेफिनेशन सोचा था वो बिल्कुल सेम था कि नहीं। सर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, इसका मतलब दोनों एटम के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट होगा। एटॉमिक नंबर अगर डिफरेंट है, इसका 18 एटॉमिक नंबर, इसका 20 एटॉमिक नंबर, इसका मतलब इसके पास 18 प्रोटॉन, इसके पास 20 प्रोटॉन। इसका मतलब स्पीसीज हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, बट क्या? स्पीसीज हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन बट सेम मास नंबर आर नोन एज आइसोबार्स। ठीक है, चलो लिखते हैं हम लोग इसी बात को। सेकंड डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। दे आर द स्पीसीज हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन। They are the species having different number of proton but having same mass number। ठीक बात है। हाँ सर। अब देखो अगली बात समझो।
इन दोनों एग्जांपल को देखो, आइसोबार्स के पास मास नंबर सेम होता है या ना बोलो, आइसोबार्स का मास नंबर सेम होता है या ना बोलो, हाँ सर। और मास नंबर किसके वजह से होता है, मास नंबर किसके वजह से होता है, तो तुम बोलोगे कि सर मास नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम होता है। मास नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम होता है। हाँ सर, हाँ सर, सही बात है। इसका मतलब इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम कितना है, 40। इसके लिए भी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम कितना है, 40। इसका मतलब आइसोबार्स के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है। क्या ये बात क्लियर है? इस एग्जांपल को ध्यान से देखो, इस एग्जांपल को ध्यान से देखो, तो जो आर्गन है इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 40 है। जो कैल्शियम है इसके लिए भी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसका सम कितना है, 40 है। इसका मतलब दोनों एटम का नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम क्या हुआ, बराबर हुआ। तो बस वही बात को मैं लिख रहा हूं, आइसोबार्स द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फॉर एन आइसोबार स्पीसीज आर ऑलवेज इक्वल। समझ गए बात को, समझ गए बात को? तो आप जल्दी से इन सारी बातों को लिख लो, फिर हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं। जल्दी लिखो। अच्छा बेटा, अभी एक बात जस्ट याद आई, उसको भी मैं बताता हूं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये क्या होते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ सर, होते हैं। तो अब आओ, अब आओ, अब आओ, अब आओ। आइसोबार्स हैव इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक बात है? तो इतनी सारी बातों को आप आइसोबार्स के लिए याद रख सकते हो। तो जल्दी से पहले आप इन लोगों को लिख लो, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। जल्दी लिख लो। ठीक है बेटा? तो अब अगला टॉपिक लिखो बेटा, आइसोटोन्स। क्या लिखोगे? आइसोटोन्स। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स का 2-3 नाम और होता है। आइसोन्यूट्रॉनिक भी कोई लोग बोलते हैं, कोई लोग आइसोटोनिक भी बोलते हैं। आइसोटोन्स, आइसोटोनिक, आइसोन्यूट्रॉनिक एक ही बात है, एक ही बात है। चलो क्या लिखूंगा, एटम्स या स्पीसीज having different atomic number species having different atomic number but same number of न्यूट्रॉन। ऐसे स्पीसीज जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो लेकिन उनके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोन्स। क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स। क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स। एग्जांपल में 6 हो गया, 12 हो गया, 7 हो गया, 13 हो गया, 8 हो गया और आई थिंक ये 14 हो गया। समझ गए? ये सब क्या है आप में, ये सब अपने आप में क्या है, आइसोन्यूट्रॉनिक है। अपने आप में सभी के सभी क्या है, आइसोन्यूट्रॉनिक है। क्या है? आइसोन्यूट्रॉनिक है। ठीक ठीक। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि सर कैसे ये सभी आपस में आइसोन्यूट्रॉनिक कैसे हैं, आइसोन्यूट्रॉनिक कैसे हैं। अब देखो, ये क्या हो गया, मास नंबर, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये एटॉमिक नंबर है और ये मास नंबर है। हाँ सर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। देखो क्या था फॉर्मूला, मास नंबर इक्वल टू
नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि Z प्लस ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यही होता है। हाँ सर, इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, A माइनस Z, यही होगा, हाँ या ना, यही होगा, हाँ या ना। अब देखो यहाँ पे आओ, अब देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे 12 माइनस 6, यहाँ पर कितने होंगे 13 माइनस 7, यहाँ पर कितने होंगे 14 माइनस 8, यही होंगे कि नहीं होंगे सर, बिल्कुल यही होंगे। कितना आया, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आया 6 आया, यहाँ पे कितना आया 6 आया, यहाँ पे कितना आया 6 आया। अब एक बच्चा बोल रहा होगा, एक बच्चा सोच रहा होगा कि सर यहाँ पे नाइट्रोजन का 14 होता है आपने 13 ले लिया है, ऑक्सीजन का सर 16 होता है आपने 14 ले लिया है। मैंने आइसोटोप्स लिए हैं। एक बात ध्यान देना कि जो आइसोबार होते हैं बेटा, वो सेम एलिमेंट के डिफरेंट एटम नहीं होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं। तो मैंने क्या कर लिया, मैंने नाइट्रोजन का यहाँ पे आइसोटोप ले लिया, मैंने ऑक्सीजन का आइसोटोप ले लिया। सर ऑक्सीजन का 14 आइसोटोप भी होता है जिसका एटॉमिक मास 14 हो, हाँ होता है। मैंने यहाँ पे आइसोटोप्स लिए हैं, ये नहीं कि सर एटॉमिक मास ही गलत लिख दियो, ये बात नहीं है, मैंने आइसोटोप्स ले रखे हैं, ठीक है। मैं समझ गया कि चल रही है खुराफात अंदर दिमाग में, लिख लो, परेशान मत करो, जल्दी लिखो। तो चलो बेटा आज अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं, आइसोटर्स। क्या आइसोटर्स, ये क्या होता है, लिखते रहना। स्पीसीज, स्पीसीज having same number of atom, having same number of atom species having same number of atom and same structure। ऐसे स्पीसीज जिनके पास सेम नंबर ऑफ एटम हो और उनका स्ट्रक्चर भी सेम हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटर्स बोलते हैं। एग्जांपल देख लो, BF3, ठीक, BCl3, AlCl3, NH3, PH3। तो आप इन सब में क्या देख रहे हो, इसके पास भी टोटल कितने एटम है, इसके पास टोटल है 3 फ्लोरीन 1 ब्रोमीन, यानी कि इसके पास टोटल 4 एटम है। इसके पास भी टोटल 4 एटम है। इसके पास भी 1 तो एल्युमिनियम हो गया, 3 क्लोरीन हो गया, यानी कि इसके पास भी टोटल 4 एटम है। यहाँ पर 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पर भी टोटल 4 एटम है, और यहाँ पर भी टोटल 4 एटम है, यानी कि सभी एग्जाम्पल्स में नंबर ऑफ एटम तो सेम है। इन सभी एग्जांपल्स में नंबर ऑफ एटम तो सेम है बालक, सेम है बालक। और अगर हम लोग इनका स्ट्रक्चर देखें ना, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं पहले BF3 का। तो BF3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, BF3 का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है। BCl3 इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है। AlCl3 इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। NH3 इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। PH3 इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। अब एक बात ध्यान देना, एक बात ध्यान देना, यहां पर एक लोन पेयर बचा होता है, यहां पर एक लोन पेयर बचा होता है, ठीक है। हाँ सर ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ से आते चले जाओ, देखो बेटा ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये सब क्या हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। ये जो स्ट्रक्चर है सब क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये है ट्राइगोनल पिरामिडल। ये क्या है, ट्राइगोनल पिरामिडल। इसका मतलब BF3, BCl3, AlCl3 ये सब क्या है, ये सब एक दूसरे के आइसोटर्स हैं। लेकिन NH3 और PH3 ये दोनों एक दूसरे के आइसोटर्स हैं, यानी कि NH3 और ये सब आपस में आइसोटर नहीं है। क्यों, क्योंकि NH3 AlCl3 या फिर NH3 BCl3 या फिर NH3 BF3 इन सबका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ये ट्राइगोनल पिरामिडल है, ये ट्राइगोनल प्लेनर है। सर हमें स्ट्रक्चर कैसे पता चलेगा कि किसका स्ट्रक्चर क्या है? तो अभी आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को ध्यान से पढ़ो। आपके ही क्लास में
चैप्टर 3 या 4 है जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो आप वहाँ पे इन सभी स्ट्रक्चर को बनाने सीख जाओगे जब आप वेस्पर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह पढ़ दोगे तो। ठीक बात है। तो अभी के लिए बस आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। अब क्योंकि है पढ़ाना था तो मैंने पढ़ा दिया, बताना था तो मैंने बता दिया। तो आप समझ चुके हो आइसोटर्स क्या होते हैं। आइसोटर्स क्या होते हैं कि ऐसे स्पीसीज जिसके पास सेम नंबर ऑफ एटम हो और उनका स्ट्रक्चर भी सेम हो, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटर्स बोलते हैं। NH3 PH3 सबके पास नंबर ऑफ एटम तो सेम थे, लेकिन NH3 और PH3 इन सबों का जो स्ट्रक्चर था वो इधर से डिफरेंट था। तो इसलिए मैंने क्या बोला, इस वजह से मैंने ये बोला कि NH3 और PH3 ये दोनों एक दूसरे के आइसोटर्स होंगे और ये तीनों एक दूसरे के आइसोटर्स होंगे, यानी कि ये तीनों और ये दोनों आपस में आइसोटर्स नहीं है। समझ गए बात। कोई दिक्कत तो जल्दी से आप इसको लिख लो, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। तो चलो बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बातें सीख लेते हैं। जैसे क्या कि मान लो हमारे पास कोई एटम A है, इस एटम A के ऊपर -2 लिखा हुआ है। मान लो हमारे पास कोई एटम B है, इस एटम B के ऊपर -1 लिखा हुआ है। मान लो इस कोई एटम हमारे पास C है, इसके पास -4 लिखा हुआ है, -3 लिखा हुआ है। मान लो कोई हमारे पास एटम D है, इसके पास +2 लिखा हुआ है। मान लो हमारे पास कोई एटम E है, इसके ऊपर हमारे पास कोई एटम E है, इसके यहाँ पे लिख देता हूँ ना, एटम E, इसके ऊपर हम लोगों ने लिख दिया +3 चार्ज। इन सब का मतलब क्या है, इन सब का मतलब क्या है। एटम A के ऊपर लिखा हुआ है -2 चार्ज, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि इस एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा प्रेजेंट हैं। इसका मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा प्रेजेंट हैं। मान लिया कि इस एटम का एटॉमिक नंबर है, इस एटम का एटॉमिक नंबर है 5। मैंने मान लिया कि इस एटम का एटॉमिक नंबर है 5, तो जब ये पहले हम लोग लिखते हैं A, इस A एटम का एटॉमिक नंबर है 5। मान लिया कि ये जो A एटम है इसका इनिशियल फेज में एटॉमिक नंबर है 5, तो जब तक ये एटम न्यूट्रल है बेटा, जब तक ये एटम न्यूट्रल है, इसके पास 5 प्रोटॉन होंगे। अब क्योंकि जितना प्रोटॉन होता है एटम के पास उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होता है। अगर एटम न्यूट्रल है तो उसके पास जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, इसका मतलब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, है ना। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन जैसे ही इस एटम पे 2 नेगेटिव का चार्ज आया, इसका मतलब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, यानी कि इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। समझ गए बात को, समझ गए बात को, पक्की बात। यहां पे कोई समस्या। सिमिलरली ये जो हमारे पास B एटम है, इसके ऊपर -1 चार्ज है, इसका मतलब क्या, इसके पास 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहां पे जैसे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, वैसे यहां पे 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहां पे 3- है, इसका मतलब इसके पास 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहां पे 2+ है, इसका मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है। मान लिया कि इसका एटॉमिक नंबर था 8, इसका एटॉमिक नंबर था 8, तो न्यूट्रल स्टेट में क्या होना चाहिए था, इसके पास 8 प्रोटॉन होना चाहिए था और 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, तो उसके पास बचा कितना, 6 इलेक्ट्रॉन बचा, 8 प्रोटॉन बचा, 6 इलेक्ट्रॉन बचा, 8 प्रोटॉन बचा। इस वजह से इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आया, यानी कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है प्रोटॉन से। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उससे 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है, इस वजह से इसके ऊपर +2 चार्ज आया। सिमिलरली इसके ऊपर +3 चार्ज है, इसका मतलब कि मान लिया इसके पास अगर 11 प्रोटॉन है, मान लिया कि अगर इसके पास 11 प्रोटॉन है, तो 11 प्रोटॉन से 3 इलेक्ट्रॉन कम है, 11 प्रोटॉन से 3 इलेक्ट्रॉन कम है, इसका मतलब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हुए। इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 8 इलेक्ट्रॉन हुए। तो ये ऊपर जो चार्ज है, उन चार्ज को देख के आप ये पता कर सकते हो कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन। ये बात बताओ, इनके ऊपर जो चार्ज है, इस चार्ज को देख के क्या आप ये बात पता कर सकते हो कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन। अगर कर सकते हो तो अब आते हैं इन पे, अगर आप कर सकते हो तो इन पे आते हैं। पहले इसको मिटा दूं मैं, पहले इसको मिटा दूं मैं। अब जैसे देखो आइसो इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसे स्पीसीज जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ऐसे स्पीसीज जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उनको हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक या फिर आइसो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, N3 नेगेटिव। अच्छा, ये क्या है, नीचे क्या है,
सर नीचे है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। बट पहले ये देखो, ये N3 नेगेटिव लिखा है ना, N3 नेगेटिव लिखा है ना, हाँ सर बिल्कुल लिखा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो आप बोलोगे इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में हैं, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में हैं। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो सर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। O2 नेगेटिव, इसका मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में हैं। समझ गए बात को? हाँ सर। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, Ne के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब Ne के ऊपर 0, यानी कि Ne न्यूट्रल है, यानी कि इसके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर हैं। अब आओ देखो ध्यान से, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 7, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 7, इसका मतलब, और इसमें कितना है 3 नेगेटिव का चार्ज, इसका एटॉमिक नंबर 7 है और है इसके ऊपर 3 नेगेटिव का चार्ज। होना क्या चाहिए था कि अगर नाइट्रोजन एटम न्यूट्रल था, जब तक ये नाइट्रोजन एटम न्यूट्रल था तब तक इसके पास 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन थे, जब तक ये नाइट्रोजन एटम न्यूट्रल था तब तक इसके पास 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन 3 नेगेटिव मतलब क्या कि इसके पास जो 7 इलेक्ट्रॉन पहले प्रेजेंट थे इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आके और जुड़ गए। समझ पाए बात को? ये क्या बताता है बेटा, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है। हाँ सर, जब तक ये एटम न्यूट्रल था इसके पास 7 प्रोटॉन थे 7 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन इसके ऊपर 3 माइनस चार्ज लिखा हुआ है, इसका मतलब ये न्यूट्रल तो नहीं है, मैं बोला हाँ सही बात है, न्यूट्रल नहीं है। तो मुझे ये बताओ कि ये जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है कि प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, तो आप बोलोगे कि सर इसके ऊपर 3 नेगेटिव है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, क्योंकि 3 पॉजिटिव अगर होता इसका मतलब ये होता है कि इसके पास 3 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है 3 नेगेटिव, इसका मतलब इसके पास 3 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हैं। इसका मतलब एटम पहले न्यूट्रल था, यानी कि सबसे स्टार्टिंग में एटम के पास 7 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन एटम के ऊपर आ गया 3 नेगेटिव, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से आए और जुड़ गए, यानी कि इस एटम के पास कितना है, इस एटम के पास हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, 7 पहले थे 3 बाहर से आके जुड़ गए, इसका मतलब इसके पास हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात क्लियर है? सर बिल्कुल। सिमिलरली ये जो एटम है इसके पास स्टार्टिंग में 8 इलेक्ट्रॉन थे, एटॉमिक नंबर से देखो ऊपर 2 नेगेटिव है ना, हाँ सर, इसका मतलब इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन का एक्स्ट्रा चार्ज है, इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन का एक्स्ट्रा चार्ज है, यानी कि स्टार्टिंग में तो ये एटम क्या था, न्यूट्रल था, स्टार्टिंग में ये एटम क्या था बेटा, न्यूट्रल था, बट हुआ ये बेटा कि स्टार्टिंग में ये एटम न्यूट्रल था, यानी कि जब तक ये एटम न्यूट्रल था इसके पास 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, जब तक ऑक्सीजन न्यूट्रल था इसके पास 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन हुआ क्या, बाद में 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आके जुड़ गए, जिसकी वजह से इस पे 2 नेगेटिव चार्ज आया, तो जैसे ही 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर से आके जुड़े इसके पास कितने हो गए, इसके पास हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन। समझ पाए बात को? अब आओ नियॉन पे, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, इसका मतलब, अच्छा नियॉन के ऊपर चार्ज कितना है 0, इसका मतलब नियॉन के पास जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके पास अगर 10 एटॉमिक नंबर 10 है, इसका मतलब इसके पास 10 प्रोटॉन होंगे और 10 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या ये बात भी क्लियर है? चलो बेटा, सॉरी, बहुत वेरी सॉरी, यहाँ पे मैंने न्यूट्रॉन लिख दिया है बेटा, यहाँ पे आप लोग कर लो इलेक्ट्रॉन। क्या कर लो, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन वाला तो मैं समझा चुका हूँ आपको, है ना, न्यूट्रॉन वाला आइसोन्यूट्रॉनिक समझा चुका हूँ, यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रॉन कर लो। क्या कर लो, इलेक्ट्रॉन कर लो। ठीक बात है? हाँ सर, तो सर एक्सप्लेन तो इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहे हो, लिख दिया न्यूट्रॉन, तो कंफ्यूज नहीं हो ना। इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसे स्पीशीज जिसके पास सेम इलेक्ट्रॉन हो। देखो इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन। अब आओ सोडियम पे आते हैं। जो सोडियम है बेटा, इसका एटॉमिक नंबर 11, इसका मतलब सोडियम के पास 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। जब तक सोडियम न्यूट्रल था उसके पास 11 प्रोटॉन थे 11 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जैसे ही इस सोडियम पे चार्ज आया, जैसे ही इस सोडियम पे +1 का चार्ज आया, इसका मतलब क्या, अभी तक सोडियम के पास 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, अभी तक सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, लेकिन हुआ क्या, सोडियम में से मैंने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, Na पॉजिटिव बनाने के लिए सोडियम में से मैंने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अब जैसे मैं सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालता हूं तो इसके पास क्या हो जाएगा, 11 प्रोटॉन
10 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके पास एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है कि नहीं? हाँ सर। और जो बंदा एक्स्ट्रा होता है चार्ज उसी की वजह से आता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, इस वजह से यहाँ पे +1 का चार्ज आया, इस वजह से यहाँ पे +1 का चार्ज आया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मैंने इस 11 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन हटाया, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? तो आप बोलोगे कि यहाँ पे सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन बचे। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? आप बोलोगे 10 इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक है, आओ Mg+2 पे आओ Mg+2 पे। Mg का एटॉमिक नंबर 12 है। हाँ सर, इसका मतलब न्यूट्रल स्टेट में इसके पास 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जैसे ही मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, इस पे क्या आ जाएगा? +2 चार्ज। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो 12 इलेक्ट्रॉन थे पहले, 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? तो अब बोलोगे 10 इलेक्ट्रॉन बचे। सिमिलरली एल्युमिनियम में से मैंने 3 पॉजिटिव, मतलब एल्युमिनियम में से मैंने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो यहां भी कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो अब देखो कि इन सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है कि नहीं? इन सभी स्पीसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है कि नहीं? इन सभी स्पीसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है कि नहीं? सर बिल्कुल है। तो ये सब क्या है? ये सभी स्पीसीज एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, आइसो इलेक्ट्रॉन्स हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो आप जल्दी से इन सारी बातों को लिख लो, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। जल्दी करो। चलो बेटा अगला टॉपिक देखते हैं, क्या है? आइसोडायफर्स। तो आइसोडायफर्स क्या होता है? दे आर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। मतलब क्या? मतलब ये कि ये डिफरेंट एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का डिफरेंस बराबर होता है। सर नहीं समझे, आओ समझाता हूँ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे देखो, ये बोरॉन और ये कार्बन एक दूसरे के आइसोडायफर्स हैं, सबसे पहले चीज़ों को समझते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है बेटा? अगर मैं तुमसे पूछूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो आप क्या बोलते हो कि सर मास नंबर माइनस जेड कर दो, निकल जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना? हाँ सर। तो जो आइसोडायफर्स होता है, अगर मैं बोलता हूँ ये दोनों एक दूसरे के आइसोडायफर्स हैं, अगर मैं बोलता हूं कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोडायफर्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि बोरॉन और कार्बन इन दोनों में ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है ना, एक सेकंड मेरे को, क्या कर रहा है तू? क्या कुछ गलत लिखा हुआ है? अरे ये जो लिया हुआ हूं ना, वो आइसोटोप लिया हुआ हूं, ठीक है? लगता है कि एकदम से बताऊंगा, थोड़ा समय दो ना। चलो ध्यान देना। तो बेटा देखो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला यही हो गया। अब मैं क्या बोलता हूं कि अगर ये दोनों एक दूसरे के आइसोडायफर्स हैं, यानी कि इसके लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस सुनो, अगर ये दोनों एक दूसरे के आइसोडायफर्स हैं, इसका मतलब बोरॉन के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन की जो वैल्यू होगी, और कार्बन के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन की जो वैल्यू होगी, वो दोनों बराबर होगी। आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि सर कार्बन तो 12 होता है, आपने C13 लिख दिया। बेटा फिर से एक बार ध्यान दो कि यहाँ पे मैंने आइसोटोप लिया है कार्बन का एक ऐसा आइसोटोप होता है जिसका मास नंबर 13 होता है। ध्यान देना इस बात को, ठीक है? तो चलो और बात को समझो। अब देखो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला ये हो गया। अब चलो कोई बंदा आइसोडायफर्स कब होगा? जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मतलब A माइनस जेड और नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस जेड, अगर इन दोनों का डिफरेंस बराबर हुआ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, अगर इनका डिफरेंस एटम्स के लिए बराबर है, तो बंदा क्या है? आइसोडायफर्स है। क्या है? आइसोडायफर्स है। यानी कि अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा? A माइनस जेड यानी कि A माइनस 2Z। अगर A माइनस 2Z की वैल्यू दो एटम के लिए या दो से अधिक एटम के लिए बराबर है, A माइनस 2Z की वैल्यू दो या दो से अधिक एटम के लिए बराबर है, उस केस में वो बंदा क्या होगा? एक दूसरे का आइसोडायफर्स होगा। क्या होगा? आइसोडायफर्स होगा। अब आओ इस पे टेस्ट करते हैं। मास नंबर से कितना हो गया? 11। मास नंबर कितना हो गया? 11। तो क्या हो गया? 11 माइनस इसका जेड मतलब एटॉमिक नंबर कितना है? 2, सॉरी कितना है? 5। जेड मतलब एटॉमिक नंबर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 5। तो क्या हो गया? 11 माइनस 2 इंटू 5 कितना हो गया? 11 माइनस 10 कितने आ गया? 1। यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का डिफरेंस कितना आ गया? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का डिफरेंस यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का डिफरेंस आ गया 1। क्या आ गया? 1। अब आओ इस पे देखते हैं। यहाँ पे मास नंबर कितना है?
यहां पर मास नंबर कितना है 13, मास नंबर कितना है 13, तो मास नंबर माइनस 2 टाइम्स ऑफ एटॉमिक नंबर 6 है, तो 2 इंटू 6 कितना आ गया, ये भी वैल्यू आ गई 1, यानी कि यहां पर भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, यानी कि ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, इसका मतलब दोनों 1 1 हो गए। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब क्या समझे कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोडायाफर्स हैं, क्या हैं, आइसोडायाफर्स हैं। समझ गए बात को, समझ गए बात को, कोई समस्या, आई होप यहाँ पे कोई समस्या होगी नहीं। अब आओ इसको देख लो, यहाँ पर बेटा मैंने नाइट्रोजन का आइसोटोप लिया हुआ है, तो यहाँ पे भी देख लो, ए मतलब 15 हो जाएगा, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी होगी 15 होगी, ए माइनस 2z, z कितना है 7, तो 2 इंटू 7 कितना आया 1 आया, कितना आएगा चलो मैं बता देता हूं, 15 15 माइनस 14 कितना आया 1 आया, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का डिफरेंस यहां पे कितना आया 1 आया। सिमिलरली आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का डिफरेंस आएगा 1, यानी कि ये दोनों भी एक दूसरे के आइसोडायाफर्स हैं, क्या है आइसोडायाफर्स हैं। यानी कि अगर देखो सबको देखें, अगर हम लोग इसको अगर हम लोग चारों बंदों को देखें तो हर एक केस में अगर हम लोग चारों स्पीसीज को देखें तो चारों स्पीसीज में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन की जो वैल्यू आई है वो 1 आई है, यानी कि ऐसे स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू बराबर आती है उन स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं आइसोडायाफर्स। तो ये सभी क्या है एक दूसरे के आइसोडायाफर्स हैं। तो आइसोडायाफर्स क्या होता है आप ये बात समझ चुके हो, इसमें कोई दिक्कत कोई समस्या अगर नहीं है जल्दी से इसको लिख लो आप लोग, फिर आगे चलते हैं। तो बेटा आज का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, आज का अंतिम टॉपिक पढ़ते हैं, क्या था आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स क्या होते हैं, दे आर दी मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉन, ऐसे मॉलिक्यूल जिसके पास सेम नंबर ऑफ एटम हो और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसको हम लोग क्या कहते हैं आइसोस्टर्स कहते हैं। सबसे पहली बात इसके पास कितने एटम हैं, तो आप बोल लोगे इसके पास एक कार्बन का 2 ऑक्सीजन का, इसका मतलब इसके पास 3 एटम है। सिमिलरली इसके पास 2 नाइट्रोजन का और 1 ऑक्सीजन का, यानी कि इसके पास भी टोटल 3 एटम है। ठीक है, हाँ मुझे एक बात बताओ, क्या इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई नेट चार्ज लिखा हुआ है, क्या इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब इन मॉलिक्यूल के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो 0 है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल क्या है न्यूट्रल है। अगर इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लिखा हुआ है, जैसे सपोज करो हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है SO4 2-, इसका मतलब क्या कि इन मॉलिक्यूल पे 2 माइनस का चार्ज है, ऐसा कोई चार्ज लिखा हुआ है यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब कि ये जो मॉलिक्यूल है वो क्या है न्यूट्रल है, ये मॉलिक्यूल क्या है न्यूट्रल है। चलो तो अगर ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल है इसका मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं वो भी न्यूट्रल होंगे। अगर पूरा मॉलिक्यूल ही न्यूट्रल है इसका मतलब मॉलिक्यूल के अंदर जो जो एटम प्रेजेंट है वो भी न्यूट्रल है। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब मुझे ये बताओ कि अब क्या करते हैं, अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं इन एटम्स के पास, इन मॉलिक्यूल के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इन मॉलिक्यूल के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो आप क्या बोलोगे कि जो कार्बन है कार्बन न्यूट्रल है, मैं बोला हाँ, और कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, हाँ। तो अगर कार्बन न्यूट्रल है इसका मतलब कार्बन के पास जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, यानी कि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली ऑक्सीजन भी न्यूट्रल है, हाँ सर बिल्कुल न्यूट्रल है। तो अगर ऑक्सीजन न्यूट्रल है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी कि ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन के पास अगर 8 इलेक्ट्रॉन तो 2 ऑक्सीजन के पास 16 इलेक्ट्रॉन, तो प्लस ऑफ 16 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके पास कितना हो गया 22 इलेक्ट्रॉन। अब आओ यहाँ पे आओ NO2 में नाइट्रोजन जो है उसका नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, और क्योंकि नाइट्रोजन न्यूट्रल है इसका मतलब नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन न्यूट्रल है इसका मतलब नाइट्रोजन के पास 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन। अब अगली बात, एक नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन तो 2 नाइट्रोजन के पास 14 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली ऑक्सीजन भी न्यूट्रल है, इसका मतलब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये कितना आ गया, ये भी आ गया 22 इलेक्ट्रॉन। कितना आ गया 22 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि ये दोनों बंदे एक दूसरे के क्या हो गए आइसोस्टर्स हो गए। क्यों, इसके पास भी 3 एटम, इसके पास भी 3 एटम, इसके पास भी 22 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 22 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे स्पीशीज जिसके पास सेम नंबर ऑफ एटम हो और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं आइसोस्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं आइसोस्टर्स बोलते हैं। क्या इतनी बातें क्लियर है? अब इस पे और
इसके पास सिर्फ 2 एटम है, एक कैल्शियम का एक ऑक्सीजन का। सिमिलरली इसके पास भी 2 एटम है, एक पोटेशियम का और एक फ्लोरीन का। अब आप इन दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर सर 20। अब क्योंकि कैल्शियम 20 है, इसका मतलब जो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, यानी कि कैल्शियम के पास हो गए 20 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑफ। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन भी सर यहाँ पे न्यूट्रल है, इसका मतलब ऑक्सीजन के पास भी हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो कितना हो गया 20 प्लस 8, 28 इलेक्ट्रॉन। अब जो पोटेशियम है उसका एटॉमिक नंबर 19 और पोटेशियम न्यूट्रल है, इसका मतलब पोटेशियम के पास यहां पे 19 इलेक्ट्रॉन। हुआ? चलो बेटा, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। पहले देखो, ये हमारे पास पोटेशियम है वो न्यूट्रल है, इसका मतलब पोटेशियम के पास है 19 इलेक्ट्रॉन। और जो हमारा फ्लोरीन है वो भी न्यूट्रल है, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 19, और क्योंकि फ्लोरीन न्यूट्रल है इसका मतलब इसके पास भी है 9 इलेक्ट्रॉन, है ना। यानी कि यहाँ पर भी जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स का सम आ गया कितना आ गया 28, यानी कि इस मॉलिक्यूल के पास भी टोटल 28 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस मॉलिक्यूल के पास भी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 28 इलेक्ट्रॉन है। समझ पे बात को, यानी कि आप क्या समझे कि ये दोनों एटम के पास, इसके पास भी 2 एटम, इसके पास भी 2 एटम, इन दोनों मॉलिक्यूल में इसके पास भी 2 एटम, इसके पास भी 2 एटम, यानी कि दोनों मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम सेम है और दोनों मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है। इसका मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के आइसोस्टर्स हैं। क्या है? एक दूसरे के आइसोस्टर्स हैं। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? तो बेटा तब तक आप लोग इन सारी चीजों को रिवाइज करते रहो। आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ख्याल रखो। ऑल द वेरी बेस्ट।